Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, I am Rajiv Ranjan. I welcome you to online platform of Edurise India. मैं आज आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताऊंगा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, उस सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो जानते हैं कि मैटर का डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और फर्मी कंडेंसेट। उसमें से अपने को मेनली 3 पार्ट के बारे में 11th-12th में पढ़ना होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इस वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को दिखाया। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसका फिक्स्ड लोकेशन होता है, जो पार्टिकल्स है उसका फिक्स्ड लोकेशन है। देख लीजिए, ये केवल अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है। लिक्विड में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स का रैंडम मोशन हो रहा है और गैस में पार्टिकल्स का हाईली रैंडम मोशन होता है। तो इन तीनों को इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जो पहले से जानते हैं, 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो जानते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है, तो वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है। और गैस के लिए ये दोनों ही इनडेफिनिट है, दोनों ही इनडेफिनिट है, मतलब गैस कंप्रेसिबल होता है, तो वॉल्यूम चेंज करता है और शेप भी चेंज होता है। अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो उसका अलग अलग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में देखिएगा तो मिनिमम होगा, जबकि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन मैक्सिमम होगा। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या सेपरेशन सॉलिड से ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है पार्टिकल्स के बीच। लिक्विड में इंटरमीडिएट नेचर का होगा और गैस में बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ इंटरमीडिएट नेचर का होगा। फिर अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट देखें तो जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स का फिक्स लोकेशन है, लेकिन वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है वहां पे। लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकता है, लेकिन गैस में इनका रैंडम मोशन होता है। जानते हैं कि सॉलिड तो फ्लो नहीं करता है, सॉलिड को फ्लो करते हुए तो देखे नहीं है, लेकिन लिक्विड और गैस फ्लो कर सकता है, तो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल्स मूव नहीं करता, ये केवल वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन के अबाउट, इसलिए ये फ्लो भी नहीं करेगा, ये दोनों फ्लो करेंगे। जानते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको कंप्रेस करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लिक्विड भी स्लाइट ही कंप्रेसिबल होता है, जबकि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकता है, यानी अगर हम कंटेनर में रखें तो उससे सॉलिड भाग नहीं सकता है, लेकिन लिक्विड और गैस उस कंटेनर से बाहर आ सकता है, तो ये डिफ्यूज कर सकता है
ये डिफ्यूज करेगा लेकिन ये डिफ्यूज नहीं करेगा। सॉलिड को उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड किसको कहेंगे? तो अगर पार्टिकल्स का रैंडम अरेंजमेंट हो तो इस तरह का जो सॉलिड होगा वो अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। लेकिन अगर पार्टिकल्स का रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट होगा तो ऐसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस है। अब अगर पार्टिकल्स का रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट होगा तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और ये हम कह सकते हैं कि दे आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि अमॉर्फस में कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहेंगे कि दे आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अमॉर्फस में कहेंगे कि दे आर हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अगर ऑर्डर है भी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का तो बहुत ही स्मॉल रेंज के लिए होता है, बहुत ही स्मॉल रेंज के लिए होता है। अब हम सॉलिड को कैसे बनाते हैं? तो सॉलिड को कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है, तो सॉलिड को मान सकते हैं कि लिक्विड को ठंडा करने से बनता है। व्हेन वी कूल लिक्विड देन सॉलिड इज फॉर्म। लेकिन ठंडा करने का तरीका अलग अलग होगा। अगर स्लोली कूलिंग करते हैं और कंट्रोल कंडीशन रखते हैं, स्लोली कूलिंग करते हैं और कंट्रोल कंडीशन रखते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है? एक्चुअली जो पार्टिकल्स का फिक्स लोकेशन है उस फिक्स लोकेशन पे पहुंचने का उसको टाइम मिल जाता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर रैपिड कूलिंग कर देते हैं लिक्विड का तो उस केस में अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। तो कूलिंग का जो मेथड है उस पे डिपेंड करेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा या अमॉर्फस सॉलिड बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर मेल्टिंग पॉइंट्स पे आए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि देयर इज ओनली वन टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स। जबकि अमॉर्फस सॉलिड का रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा जिसमें वो मेल्ट करेगा। मतलब अगर हम कहें कि 40 डिग्री किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है तो केवल 40 डिग्री पे वो मेल्ट कर जाएगा, और जब तक वो मेल्ट कर रहा है उस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। अगर हम कांस्टेंट हीट सप्लाई करते हैं तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। अमॉर्फस सॉलिड में रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट करता है। मतलब मान लें, अगर समझने के लिए कि अमॉर्फस सॉलिड कोई 50 डिग्री पे मेल्ट कर रहा है तो 50 से 55 डिग्री का एक रेंज होगा जिसमें वो मेल्ट करेगा। मतलब 50 डिग्री कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं, 50 डिग्री पे मेल्ट करना शुरू किया, अब मेल्टिंग हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 55 डिग्री पे जाके वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो कहेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड का डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट है, वेयर एज क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें है कि ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद शेप अगर देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का इर्रेगुलर शेप होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं
तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होगा वो प्लेन और स्मूथ होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में जो न्यू जनरेटेड सरफेस होगा, न्यूली जनरेटेड सरफेस, वो इर्रेगुलर होगा। तो यहां इर्रेगुलर सरफेस जनरेट होता है, जबकि यहां सरफेस जो जनरेट होगा वो प्लेन और स्मूथ होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, हीट ऑफ फ्यूजन होगा, दे हैव डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का डिफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। और एनआइसोट्रोपी क्या होता है ये समझना होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक होता है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब यह है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो, अगर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है तो उसका वैल्यू एक्स डायरेक्शन में अलग है, वाई डायरेक्शन में अलग है, या एक्स एक्सिस से 45 डिग्री वाले डायरेक्शन में अलग है। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू डिफरेंट हो किसी फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो हम कहते हैं कि जो मीडियम है वो एनआइसोट्रोपिक है। तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनआइसोट्रोपिक है। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल्स सेम होता है। तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.